वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 9 के इतिहास के अध्याय 2 यूरोप में समाजवादी और रूसी क्रांति का प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में हमें अध्ययन करना है 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले किन आधारों पर या किन स्तरों पर अलग थी। तो हम बात करते हैं 1917 से पहले रूस की कामकाजी निम्नलिखित बिंदुओं पर यूरोप के अन्य देशों से अलग थी। इसमें सबसे पहला बिंदु है कि उस समय रूस की कुल जनसंख्या का 85% जनसंख्या केवल मात्र कृषि पर निर्भर थी, जबकि यूरोप के छोटे छोटे देशों में भी यह दर लगातार कम होती जा रही थी, यानी खेती पर निर्भरता कम थी। फ्रांस और जर्मनी जैसे छोटे देशों में भी 40 से 50% जनसंख्या ही कृषि पर निर्भर थी, यानी वहां विकास धीरे धीरे चरम सीमा पर जा रहा था। दूसरा बिंदु अगर हम देखते हैं, उस समय रूस में जितने भी उद्योग धंधे थे उनमें अधिकतर पर निजी स्वामित्व था, यानी व्यक्ति विशेष उस पर स्वामित्व था, मालिक था, जो न केवल अपने और लाभ के बारे में सोचता था, वहां के कामगारों की स्थिति को और भी खराब बनाता था। जहां यूरोप के अन्य देशों में मजदूरों से केवल 10 से 12 घंटे का कार्य लिया, रशिया में लोगों से काम करने की दर 15 घंटे तक थी, जो कि उनकी स्थिति को और भी दयनीय बना देती थी। नंबर 3 है, रूस में 1914 में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों में महिलाओं की संख्या भी ज्यादा थी, परंतु उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था, जबकि यूरोप के अन्य देशों में महिलाओं और पुरुषों में इतनी विभिन्नता देखने को नहीं मिली थी। नंबर 4 है, रूसी किसान अपने नवाब और सामंतों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे, उनको आदर के भाव से देखते थे। वे चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीन कर किसानों में बांट दी जाए, जबकि ब्रिटेन के किसानों ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी न केवल अपने नवाबों का सम्मान बरकरार रखा, बल्कि अपने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयां भी लड़ी। 5वां पॉइंट है, रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक अन्य कारण से भी अलग थे। रूस के किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन कम्यून को सौंप देते थे और कम्यून ही प्रत्येक परिवार को जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था, यानी जब तक उन्हें स्थायी तौर पर जमीन का मालिक नहीं बनाया जाता, किसान जमीन के सुधार में कोई कार्रवाई नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। 1917 में जार के शासन के पतन होने के निम्नलिखित कारण थे। इसमें सबसे पहला और प्रमुख कारण था रूस के शासक जार निकोलस का एक निरंकुश शासक होना, यानी उस पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं था, जो अपने आप को देवी अधिकारों में लिप्त मानता था कि उसके पास देवी अधिकार हैं। समाज के उच्च वर्गों को उसने विशेष अधिकार दे रखे थे, वो चाहे खान पान के हैं चाहे टैक्स अदा करने के। साधारण जनता को किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं था। यही कारण था कि रूस का जन साधारण यानी आम व्यक्ति जार के विरुद्ध खड़ा हो गया। नंबर 2, जार निकोलस द्वितीय के राज परिवार में नैतिक पतन यानी चरित्र की अगर हम बात करें, वो गिरावट की तरफ था। जार निकोलस द्वितीय पूर्ण रूप से अपनी पत्नी के दबाव में था और उसकी यही पत्नी एक ढोंगी साधु यानी नकली साधु रासपुतीन के दबाव में थी। रूस की जनता इससे दुखी थी, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि देश का शासन एक ढोंगी साधु द्वारा चलाया जा रहा था, वो अप्रत्यक्ष रूप से था। नंबर 3 है, जार निकोलस द्वारा रूसी साम्राज्य में शामिल गैर रूसी राष्ट्रों पर रूसी भाषा को थोपने लगा था, जो कि उन लोगों को नामंजूर था, और इस तरह रूसी भाषा को लेकर भी जनसाधारण में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। नंबर 4 है, जार निकोलस ने अपने साम्राज्यवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देश को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने भाग लिया। एक तरफ तो पहले ही जनता जार निकोलस से दुखी थी और उसके बाद इस युद्ध में रूस की आम जनता की जान माल की बहुत बड़े पैमाने पर हानि हुई। देश आर्थिक और मानवीय रूप से
बिल्कुल खोखला हो गया, या ये कह लीजिए उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो गई। रूस के लगभग 6 लाख सैनिक इस युद्ध में मारे गए और इस प्रकार रूस की जनता और सेना जार के शासन के विरुद्ध हो गई और एक तरह से 1917 में जार के शासन के विरुद्ध इन्होंने क्रांति का बिगुल बजा दिया। धन्यवाद।